हेलो दोस्तों, मैं कर्ण सिंह आधार एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। चलिए पुनः हम लोग आज स्टार्ट करते हैं लोक प्रशासन का नया टॉपिक। कौन सा? एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, यानी लोक प्रशासन एक विषय के रूप में कैसे कैसे डेवलप हुआ, किन किन चरणों से गुजरा। और इस पर ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे मेंस में आपसे 2 शब्द भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 5 नंबर भी, कई 3-4 क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। 20 वर्ड इसमें भरे हुए हैं, बहुत सारे 20 वर्ड्स आपके बुक्स के नाम वगैरह, सब ऑथर के नाम वगैरह तो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। अब ये ध्यान रखिएगा कि लोक प्रशासन की जैसे उत्पत्ति है या प्रादुर्भाव, एक क्रिया के रूप में तो ये उसी समय से हो गई थी जब से राज्यों का उदय हुआ था, और जब राज्य की उत्पत्ति हुई और मनुष्य ने जहां से संगठित और अनुशासित रूप से किसी मान्य सत्ता को या राज्य को या अधीन उसके जीवन अपनाया होगा या सीखा होगा, वहीं से लोक प्रशासन की शुरुआत हो गई। किस रूप में? एक क्रिया के रूप। लेकिन एक प्रक्रिया के रूप में कहा जाए कि लोक प्रशासन एक प्रक्रिया के रूप में ये उतना ही प्राचीन है जितना कि राज्य। लेकिन एक विषय के रूप में इसका कहा जाए तो इसका उदय वर्तमान में ही, अभी वर्तमान काल में संभव हुआ। कब? तो 1887 से इसका उदय माना जाए। तो जैसे 17वीं शताब्दी तक लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था या लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। वस्तुतः लोक प्रशासन की जो शैक्षिक यात्रा की शुरुआत कहा जाए, कहां शुरू होती है? तो 1887 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो हमको याद रखना है, इसकी शुरुआत 1887 से। बच्चों नेक्स्ट आ जाए हम लोग कि जैसे लोक प्रशासन का जो विषय का विकास है, एक इसका किन चरणों में हुआ, इसको ध्यान रखिएगा कि लोक प्रशासन का जो विकास है, विषय का विकास, ये 6 चरणों से पूरा गुजरा। प्रथम चरण इसका कब से कब तक था, ये ध्यान रखिएगा। जो 1887 से 1926 तक जो राजनीति और लोक प्रशासन द्विभाजन की विषय पे मुद्दे पर पूरा चरण चला, इसका ये प्रथम चरण बांटते हैं। द्वितीय चरण में लोक प्रशासन जो विषय था, ये 1927-1937 तक, इसमें सिद्धांतों को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि लोक प्रशासन के बहुत सारे सब सिद्धांत प्रतिपादित किए हेनरी फ्योल, गुलिक और उर्बिक वगैरह ने। तृतीय चरण जो है इसका, तो 1938 से 1947 तक, इसको चुनौतियों का काल कहा जाता है, चैलेंजेस का काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में अब लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में इसको चुनौती दी गई। दूसरा चौथा जो चरण था 1948 से 1970 तक, अब इसके स्वरूप की संकटावस्था आ गई, यानी ये विषय लोक प्रशासन एक विषय के रूप में इसको मान्यता दी जाए या सभी विषयों से जोड़कर इसको पढ़ा जाए, तो इसीलिए इसके विषय संकट को उत्पन्न हो गया। पांचवें चरण में जो लोक प्रशासन था, इसको लोकनीति विषय की ओर भी मुड़ गया। अब 1971 से 1990 तक इसको पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के रूप में, लेकिन लोक प्रशासन जो महत्वपूर्ण विषय, ये लोक नीति के रूप में मुड़ा। जैसे जो छठा चरण आया 1991 से अब तक, तो जैसे जब उदारीकरण, भूमंडलीकरण का जो काल चालू हुआ, निजीकरण का, तो आज इसकी को हम लोग एनपीएम कहते हैं। आज इस काल में जो लोक प्रशासन अब है, तो एनपीएम यानी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की भूमिका निभा रहा है। तो चलिए इसके एक एक चरण को हम लोग देखते हैं कि किन चरणों की क्या क्या उपलब्धि रही। बच्चों इसको पूरा प्रथम चरण में सबसे पहले आए हम लोग। प्रथम चरण जैसे हमने बताया था कि राजनीति और लोक प्रशासन के द्विभाजन का चरण कहा जाता है, और कब से कब तक? तो 1887 से 1926 तक। यह चरण लोक प्रशासन के जन्म और राजनीति लोक प्रशासन द्विभाजन के लिए मायने जाना जाता है। इसी चरण में यानी 1887 में लोक प्रशासन जन्म हुआ, और इस चरण में मुद्दे किस पर पूरा डिस्कस हुआ? तो राजनीति और लोक प्रशासन, यानी राजनीति से लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में इसको अलग किया जाए, इसको अलग विषय के रूप में इसका अध्ययन किया। माने लोक प्रशासन विषय का जन्म कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा 1887 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कौन थे? वुड्रो विल्सन। तो वुड्रो विल्सन ने एक लेख लिखा था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो द स्टडी ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन लेख लिखा था, इसी से लोक प्रशासन की नींव पड़ी। और इसी लेख में वुड्रो विल्सन ने राजनीति प्रशासन के अलगाव पर जोर दिया। अतः राजनीति का संबंध इन्होंने बताया कि नीति निर्माण से, तथा लोक प्रशासन का संबंध नीतियों के क्रियान्वयन से। इसी को इन्होंने जो राजनीति द्विभाजन, जो राजनीति और लोक प्रशासन द्विभाजन के इन्होंने सिद्धांत दिया, इसी तरह दोनों कार्यों को उन्होंने अलग अलग व्याख्या की। इनके अनुसार कि दोनों की प्रकृति में भिन्नता के कारण ही राजनीति का अध्ययन किस रूप में किया जाना चाहिए? तो राजनीति विज्ञान के द्वारा किया जाना चाहिए, राजनीति विज्ञान के द्वारा, और प्रशासन का अध्ययन लोक प्रशासन के द्वारा किया जाना चाहिए। तो इसी में इन्होंने राजनीति और लोक प्रशासन विभाजन में ही इन्होंने दोनों के अध्ययनों पर जोर दिया कि दोनों का अलग अलग अध्ययन किया जाए। इसके बाद 1900 में एक बुक्स लिखी
किसने? फ्रैंक जे गुडनॉव ने। 1900 में इन्होंने फ्रैंक जे गुडनॉव ने एक पुस्तक लिखी। इस बुक्स का नाम था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीति और प्रशासन। तो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने बुक्स लिखी, प्रकाशित की, और इसमें इन्होंने राजनीति प्रशासन के अलगाव पर जोर देते हुए कहा कि नीति निर्माण का कार्य क्या है? तो व्यवस्थापिका का है नीति निर्माण का कार्य। वहीं नीतियों के क्रियान्वयन का कार्य किसका है? तो लोक प्रशासन का। इसके बाद 1926 में एल डी व्हाइट साहब ने एक बुक्स लिखी। अब एल डी व्हाइट की बुक्स का भी नाम याद रखना, ये सब ध्यान है कि 20 वर्ड्स के लिए सभी बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये सब 20 वर्ड्स में बुक्स आपसे पूछी जाएंगी, जिनको बुक्स को सबको आपको याद रखना है। कि जैसे इन्होंने एल डी व्हाइट ने लिखी थी प्रथम इनकी बुक्स थी, जो प्रथम पाठ्य पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने प्रकाशित हुई इनकी, और इस पुस्तक में भी राजनीति और प्रशासन के अलगाव का समर्थन किया गया, यानी पॉलिटिक्स से लोक प्रशासन को अलग किया जाए, इसका समर्थन किया गया। और इसमें मितव्ययता और कार्यकुशलता पर भी इन्होंने जोर दिया कि इससे जब ये राजनीति को लोक प्रशासन से अलग करेंगे, इसमें मितव्ययता और कार्यकुशलता पर भी इस पर इन्होंने जोर दिया। नेक्स्ट हम आ जाए द्वितीय चरण। जैसे जो दूसरा चरण था, ये ध्यान रखिएगा, इसको सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि अब इसमें लोक प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण सब सिद्धांत दिए गए। और इस चरण कब से कब तक था? 1927 से लेकर 1937 तक। अब इस चरण में सर्वव्यापीकरण के रूप में, यानी लोक प्रशासन के जो सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में, इसको सर्वव्यापी चरण के रूप में इसीलिए जाना जाता है। अब इसका प्रयोग सबसे पहले कहा जाए तो बिलोबी की जो बुक्स है प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने बुक्स लिखी, इसी में लोक प्रशासन इन्होंने सबसे सर्वप्रथम कुछ सिद्धांतों की चर्चा की, और इन्होंने कहा कि प्रशासन के कुछ सिद्धांत होते हैं। इसके बाद फिर हेनरी फ्योल साहब आए, और हेनरी फ्योल ने बुक्स लिखी, कौन सी? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये हेनरी फ्योल ने बुक्स लिखी इंडस्ट्रियल एंड जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और इसमें इन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांतों यथा इसमें इन्होंने निर्देश की एकता, पद सोपान, आदेश की एकता, व्यवस्था आदि का सबका इन्होंने प्रतिपादन किया। अब जैसे इसके बाद लूथर गुलिक साहब आए, और लूथर गुलिक ने इन्होंने और उर्विक ने अपने द्वारा संपादित जो इनके द्वारा बुक्स थी, एक तो पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा इसी में इन्होंने पोस्ट कार्ड यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग और रिपोर्टिंग एंड बस्टिंग का इन्होंने प्रतिपादन किया। तो जैसे लूथर गुलिक साहब ने जो बुक्स लिखी थी पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ही इन्होंने पोस्ट कार्ड का भी सिद्धांत दिया, और इनके द्वारा ये गुलिक और उर्विक दोनों ने ये बुक्स मिलकर लिखी थी, इसीलिए इन्होंने पोस्ट कार्ड सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट के ध्यान रखिएगा, गुलिक ने जो विभागीकरण के इन्होंने 4 सिद्धांत बताए। अब इन्होंने जैसे हमारे यहाँ प्रशासन जो डिपार्टमेंट स्थापित किए जाते हैं या विभाग स्थापित किए जाते हैं, उसके लिए इन्होंने 4 सिद्धांत यानी 4P सिद्धांत प्रतिपादित किए। एक तो पर्पस, दूसरा पर्सन, और तीसरा प्लेस, और चौथा प्रोसेस। तो इन्होंने इसका प्रतिपादन किया कि जैसे विभागों का जो डिवाइडेशन होता है, विभाग जो स्थापित किए जाते हैं, तो इन 4 सिद्धांतों के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। कौन कौन सा? पर्पज होता है कोई न कोई विभाग स्थापित करने का, दूसरा किसी न किसी व्यक्ति को यानी पर्सन को टारगेट करके या फोकस करके स्थापित किया जाता है, तीसरा उसका कहीं न कहीं विभाग का स्थान होता है जहां पर उसको स्थापित किया जाता है, चौथा कि प्रोसेस उसकी प्रक्रिया के तहत पर यानी जो कार्यों की जो प्रणाली है उसके तहत पर विभाग का स्थापना होती है। जैसे उर्विक ने फिर लोक प्रशासन के 8 सिद्धांत बताए, वही ने गुलिक ने इन्होंने 10 सिद्धांत प्रतिपादित किए लूथर गुलिक साहब ने, और मूने और रेले ने आए, इन्होंने अपनी बुक्स लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने लाइन एंड स्टाफ, समन्वय, कार्य विभाजन, स्केलर प्रक्रिया संबंधी इन्होंने 4 सिद्धांतों का इन्होंने प्रतिपादन किया। इसके बाद फिर आए, इन्होंने तो 4 सिद्धांत बताया कि लोक प्रशासन में 4 सिद्धांत विद्यमान होते हैं। वहीं मैरी पार्कर फॉलेट आई, तो फॉलेट जो मैडम थी मेरी पार्कर फॉलेट, इन्होंने अपनी कृति लिखी थी क्रिएटिव एक्सपीरियंस। इन्होंने क्रिएटिव एक्सपीरियंस में प्राधिकार की स्वीकृति समेत इन्होंने 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया किसमें? तो क्रिएटिव एक्सपीरियंस जो इन्होंने मैरी पार्कर फॉलेट ने बुक्स लिखी। नेक्स्ट बच्चों आ जाएं। अब ये ध्यान रखिएगा जो हमारा तीसरा चरण है, तो तीसरा चरण लोक प्रशासन के विषय को इस चुनौतियों काल कहा जाता है, क्योंकि इस विषय को अब चैलेंज किया गया कि लोक प्रशासन जो विषय है
ये अंतः विषय है, किसी एक विषय के रूप में इसको नहीं माना जा सकता, ये बहुत सारे विषयों से मिल करके बना हुआ है। अब सिद्धांत में चुनौतियों काल इसको कहा जाता है, इसीलिए लोक प्रशासन की यह चरण जो है सिद्धांतों की चुनौतियों काल के रूप में माना जाता है। सबसे पहले इन्होंने बर्नार्ड साहब ने एक बुक्स लिखी थी, इन्होंने लिखा था द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये 1938 इन्होंने बुक्स लिखी, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। इन बुक्सों को सबको याद रखना है क्योंकि 20 वर्ष में सभी पूछे जाएंगे। और इसी में इन्होंने सिद्धांतों की चर्चा कोई नहीं की, पहले बुक्स इसमें कोई लोक प्रशासन सिद्धांत की चर्चा नहीं की। इसके बाद हर्बर्ट साइमन ने एक बुक्स प्रकाशित की 1947 में, इनकी बुक्स का नाम था एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, यानी प्रशासनिक व्यवहार। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो इन्होंने लिखी, इन सिद्धांतों की इन्होंने कहावतें कहकर के इनकी आलोचनाएं की गई इसमें, और यह कहा गया कि सिद्धांत कुछ व्यक्तियों का अध्ययन करके प्रतिपादित किए गए हैं, फलस्वरूप ये जो सिद्धांत है इनको हम सार्वभौमिक नहीं हो सकते हैं, ये तो सिद्धांत हर जगह लागू नहीं हो सकते हैं, ये कोई सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है। तो ये तृतीय चरण में इन्होंने चैलेंज किया किसको, लोक प्रशासन विषय को, कि जो लोक प्रशासन सिद्धांत सब गिनाए गए हैं ये सार्वभौमिक सिद्धांत। अब इसी कारण से जब इन्होंने चैलेंज कर दिया तब इस विषय के ही या स्वरूप पर उसके संकट उत्पन्न हो गया। इसलिए जो चतुर्थ चरण है तो इसको 1948 से 1970 तक के काल को इसको स्वरूप की संकटावस्था कहा जाता है। अब यह चरण जो है लोक प्रशासन के स्वरूप की संकटावस्था का काल माना जाता है और लोक प्रशासन की समस्त उपलब्धियों को इसमें नकार दिया गया, परंतु नया स्वरूप प्रतिपादित इसमें नहीं किया गया। तत्पश्चात व्यवहारवाद को उदय हुआ, वह लोक प्रशासन के अध्ययन में अब समाज शास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान आदि के अध्ययन को सबको अब समाहित कर दिया गया, यदि इसको अंतर विषय अब बना दिया गया। जैसे इसी समय में नवीन लोक प्रशासन को उदय हुआ और 1957 में जो अमेरिकी विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र के विषय के रूप में स्वीकार किए जाने की संभावनाओं को पता लगाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, ये कि इसको एक विषय के रूप में मान्यता दी जाए या नहीं। तो अब उसी पर हनी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जो हनी साहब ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, अपनी रिपोर्ट 1967 में इन्होंने हनी ने प्रस्तुत किया। अब 1968 में मुन्नोब्रुक सम्मेलन इसे बुलाया गया, यहीं से नवीन लोक प्रशासन की। अब इस विषय को यानी लोक प्रशासन को अब तुलनात्मक लोक प्रशासन के रूप में भी एनपीए की यानी सीपीए की स्थापना की गई। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विभिन्न देशों के जो विद्वान थे परस्पर संपर्क में आए और उन्होंने विभिन्न राष्ट्रों की संस्कृतियों में प्रति जो प्रशासनिक प्रणालियां थी उनका सबका अध्ययन किया कि विभिन्न देशों में जो प्रशासनिक प्रणालियां जो प्रसिद्ध हैं उसी के फलस्वरूप लोक प्रशासन जो विषय वस्तु है और वो व्यापक हो गई और विज्ञानों उन्मुख हो गई और एक देश की तुलना दूसरे देश की तुलना एक देश की तुलना दूसरे देश की प्रशासनिक व्यवस्थाओं से तुलना की जाने लगी। इसके बाद इसी समय विकास प्रशासन भी उदय हुआ इसी चरण में, यानी अब विकास प्रशासन की अवधारणा जो था ये विकासशील देशों की प्रशासनिक प्रणालियों का अध्ययन किया गया। या वो जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं जो नए नए अभी स्वतंत्र हुए हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इनको कैसे विकसित किया जाए, अब वहां पर विकासशील की अवधारणा का जन्म हुआ और अनेक नए दृष्टिकोणों को इसमें मान्यता मिली। अब ये ध्यान रखिएगा कि इसी चरण में के बाद अब जो नवीन लोक प्रशासन जो उदय होता है और वहीं से अब हमारे यहाँ 1971 से लेकर के इसीलिए 1990 तक के काल को हम लोग किस में रखते हैं, लोक नीति, क्योंकि इस चरण में अब लोक प्रशासन की जो प्रकृति थी वो अंतर अनुशासनात्मक हो गई, यानी अंतर विषयक बन गया लोक प्रशासन और नई यानी नीति निर्माण को लोक प्रशासन का अब अभिन्न अंग माना गया। तो लोक प्रशासन का प्रमुख कार्य क्या है, तो लोक नीति का निर्माण करना। और लोक प्रशासन नीति निर्माण जो थी ये निम्न कारणों से ये संलग्न हुआ। पहला तो अधीनस्थ विधायन के फलस्वरूप विधायिका को लोक प्रशासन की नीति निर्माण की शक्ति सौंप दी गई। दूसरा, नीति निर्माण में विशेषीकृत योग्यता अनिवार्य होती है, इस कमी को लोक प्रशासन जो है वो पूरा करता है। तीसरा कि अब मुन्नोब्रुक जो सम्मेलन बुलाया गया ये द्वितीय मुन्नोब्रुक सम्मेलन था, क्योंकि फर्स्ट तो मुन्नोब्रुक सम्मेलन जो था 1971 में बुलाया गया था। अब इस द्वितीय मुन्नोब्रुक सम्मेलन में लोक प्रशासन के जो भविष्य का आकलन किया गया और विद्वानों के परस्पर मतभेदों का इसमें अंत किया। इसी के बाद अब जो हमारे यहाँ 1990 के बाद अब लोक प्रशासन छठे चरण में प्रवेश। अब 1991 से आज तक का जो प्रशासन जो उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण का जो काल माना जाता है,
अब इस चरण में इसका चरण कब चालू होता है? जब उदारीकरण प्रक्रिया 1991 के बाद चालू होती है और उदारीकरण प्रशासन का भी एक नया परिप्रेक्ष्य है। और इस चरण में लोक एवं निजी प्रशासनों के बीच अंतर अब थोड़ा सा कम हुआ। पहले लोक प्रशासन निजी प्रशासन में काफी अंतर किया जा रहा था, दोनों अलग अलग प्रशासन थे, लेकिन हम इसमें बीच में अंतर कम हुआ और इसके द्वारा अब प्रबंधन संस्कृति को व संवेदनशीलता को बढ़ाने पर जोर दिया गया और निजीकरण की बढ़ती जो प्रवृत्ति के फलस्वरूप अनेक लोक उद्यम जो थे ये निजी क्षेत्र को सौंपे गए और लोक प्रशासन के क्षेत्र में संकुचन और निजी क्षेत्र के विस्तार की इसमें प्रवृत्ति बढ़ती गई और 1980 व 1990 के जो दशक में 1980 व 1990 के दशक में मार्गरेट थैचर मैडम ने और रोनाल्ड रीगन, मार्गरेट थैचर ने थैचरवाद का सिद्धांत दिया था। मार्गरेट थैचर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने थैचरवाद का दिया और वहीं रोनाल्ड जो रीगन थे, जो अमेरिकी राष्ट्रपति, ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर, इन्होंने थैचरवाद सिद्धांत दिया और रोनाल्ड रीगन द्वारा कौन सा? उदारवाद, सिटीजन चार्टर, राज्य की भूमिका में कटौती और बाजार की स्वतंत्र रूप से पनपने के अवसर जैसे सब अवधारणाएं इसमें प्रतिपादित की। इसी समय अब लोक प्रशासन में अमेरिका में अध्ययन चालू हुआ और अमेरिका में लोक प्रशासन का अध्ययन अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक हुआ है और मुख्यतः कहा जाए तो हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय, सिराकुज विश्वविद्यालय, ओहियो विश्वविद्यालय, मिशिगन विश्वविद्यालय आदि विश्वविद्यालयों में अब स्नातकोत्तर और पीएचडी की डिग्रियां सब लोक प्रशासन प्रदान की जाती हैं। वहीं पास थोड़ा से हमको ये ध्यान रखना, जैसे इसमें मान लिया अमेरिका में लोक प्रशासन का अध्ययन, इंग्लैंड में लोक प्रशासन का अध्ययन या भारत में लोक प्रशासन का अध्ययन, तो इनको थोड़ा सा हमको याद रखना। इंग्लैंड में जैसे कहा जाए, यहाँ इंग्लैंड में जैसे लोक प्रशासन का अध्ययन जो है ये कम हुआ है। लंदन स्कूल ऑफ जो इकोनॉमिक्स में लोक प्रशासन के अध्ययन की सुविधा वहां उपलब्ध है, बाकी जगह यहाँ पास बहुत कम उपलब्ध है। जैसे अमेरिका में देखेंगे कई विश्वविद्यालयों में सब वहां पास लोक प्रशासन पढ़ाने की और उनकी डिग्रियां दिए जाने की सब व्यवस्था स्थापित है। भारत में लोक प्रशासन के अध्ययन पे आ जाए, मान लीजिए 5 नंबर में आपसे पूछ लिया गया कि भारत में लोक प्रशासन के अध्ययन की क्या व्यवस्था है, तो स्वतंत्रता के पूर्व लोक प्रशासन अध्ययन की सुविधा हमारे यहाँ नगण्य ही रही लोक प्रशासन में। लेकिन स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम कहा जाए तो लखनऊ विश्वविद्यालय जो था वो राजनीति शास्त्र के एक पेपर के रूप में लोक प्रशासन विषय को अब ये पेपर के रूप में अध्ययन किया जाना चालू हुआ। फिर 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय ने लोक प्रशासन में पहली बार डिप्लोमा देना चालू किया। कौन सा विश्वविद्यालय? तो मद्रास विश्वविद्यालय 1937 में इन्होंने लोक प्रशासन में डिप्लोमा देना शुरू किया। इसके बाद हमारे यहाँ नागपुर जो विश्वविद्यालय था 1949 में इसने पृथक लोक प्रशासन विभाग पहली बार नागपुर विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया। ये पृथक से लोक प्रशासन विभाग कब स्थापित किया गया नागपुर में? तो 1950। वर्तमान में जैसे आज रायपुर है, दिल्ली है, सागर है, उस्मानिया है, कुरुक्षेत्र आदि विश्वविद्यालय में सब लोक प्रशासन का हमारे यहाँ पूरा एक विषय के रूप में इसका अध्ययन किया जा रहा है और डिग्रियां सब दी जा रही है। जैसे प्रोफेसर जो पाल एच एपल्वी की अनुशंसा पर ही 1954 में हमारे यहाँ IIPA की स्थापना की गई, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये दिल्ली में स्थापित किया गया। तो ये भी हमारे यहाँ इसकी स्थापना एक उच्च स्तरीय अध्ययन और शोध संस्थान के रूप में की गई है और यही लोक प्रशासन पर हमारे यहाँ उच्च स्तर का अध्ययन सब करता है। तो कौन? तो IIPA यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये हमारे यहाँ दिल्ली में स्थापित किया गया था तो 1954 से। तो ये हमारे यहाँ लोक प्रशासन के अध्ययन पर कार्य करता है। अब मान लीजिए फुल क्वेश्चन या निष्कर्ष स्वरूप क्या देंगे, मान लीजिए तो निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन को अपने प्रादुर्भाव से लेकर के वर्तमान तक अनेक उतार चढ़ाव से गुजरा है, कई चरणों से गुजरा है, 6 चरणों से गुजरा है और एक विषय के रूप में अमेरिका से प्रशासन राजनीति विभाजन शुरू होकर आज ये अंतः विषय स्वरूप को ग्रहण कर चुका है लोक प्रशासन। तो निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जो लोक प्रशासन अपने प्रादुर्भाव से लेकर के वर्तमान तक अनेक उतार चढ़ाव से गुजरा है और एक विषय के रूप में अमेरिका से प्रशासन की शुरुआत हुई और राजनीतिक विभाजन से जो राजनीति प्रशासन और विभाजन से शुरुआत होकर के अंतः विषय स्वरूप को आज वर्तमान में। तो बच्चों ये तो जो एक लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में कैसे विकास हुआ इस टॉपिक को हम लोगों ने आज देखा। अब इससे फुल क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स दोनों प्रकार के बनेंगे और 20 वर्ड्स सर्वाधिक पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा हमको अच्छे से इसको तैयार करना है और अच्छे से याद रखना है। तो बच्चों चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में पुनः हम लोग फिर मिलेंगे। अभी इसको थोड़ा से हम लोगों ने आज टॉपिक तैयार किया है, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के पुनः फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।